कुंदन जी इधर आ जाइए। वहाँ पर बैठिए, चढ़े ये नहीं, आप वहीं एक मिनट का मन नहीं होगा है। आराम से देखिए क्या होता है ना कि जब कोई भी नदी जो है ना, कोई भी नदी जो बहती है, नदी बहती है, और जैसा गाय का पैर का फूल होता है उसको बोलते हैं गोखूल। गोखूल फूल, फूल पैर पैर गोखूल, ठीक है ना। इस तरह की आकृति का अगर निर्माण करते हैं नदी के महाराज, ऐसे करके तो ये जो जगह कहलाती है ना, ये गोकुल। देखिए अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, बहुत हल्का लगेगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं 2015 में जो पीटी हुआ था बीएसएससी सीजीएल का, ठीक है, बीएसएससी सीजीएल का, इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन का जवाब देकर के अगर आप एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद जो आपको पद मिलेगा उस पद का नाम है सचिवालय सहायक, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी उसकी होती है 85,000 स्टार्टिंग सैलरी जी। अभी मेरे एक मित्र हैं जो 2015 वाले इसी एग्जाम को, जो अभी क्वेश्चन पूछेंगे, इसी एग्जाम को क्वालिफाई करके वो भी सचिवालय सहायक है, उनको अभी मिलता है तनख्वाह 1,56,000 एक महीने का। क्या हुआ? नहीं, IAS को मिलता है 2.5 लाख रुपये, DA वगैरह का 2.5 लाख। 2015, ठीक है ना, स्टार्ट कर दिए क्या सर? फिर से कर दीजिएगा। अच्छा लाइव कर दीजिए, चलिए ठीक है। चलिए बताइएगा, ध्यान से बताइएगा, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक सर। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा प्रशांत महासागर से संबंधित है। आगे आपको बताना है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रंग में पाए जाते हैं। जंगली गधे जो कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रंग में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्रामों की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई? 3 माह, ठीक है ना। यानी कि अगर आप ग्राम सभा जो गांव में होती है ना, ग्राम सभा जो होती है पंचायती राज व्यवस्था के तहत, तो 2006 का अधिनियम कहता है कि इस दो ग्राम सभाओं के बीच में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होना चाहिए वो 3 महीने का, 3 महीने से ज्यादा, 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे पहले आप करवा ले तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन 3 महीने के अंदर में आपको करवाना ही होगा, ठीक है ना। आगे आपको बताना, और ये 2006 का पंचायती राज अधिनियम का था बिहार सरकार का। आगे आपको बताना है, मुखिया 100 हस्तांतरित आवेदन देकर अपने पद से त्यागपत्र कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना प्रतिवेदन किसे प्रेषित करना होगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, ठीक है ना, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। यानी कि वो अपना मतलब अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो सेल्फ अटेस्टेड कर करके अपना वो दे सकता है, किसको अपना आवेदन? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दे सकता है। आगे आपको बताना है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम 5 पंचों की गण और पूर्ति क्या होनी चाहिए? देखिए, अपील की अगर कहीं सुनवाई हो रही है, यानी कि ग्राम पंचायत कोर्ट में अगर कोई केस आया, कोई मुकदमा आया, उस पर अगर सुनवाई हो रही है, तो ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 7, ठीक है ना, 7 पंच होना चाहिए मिनिमम, तभी सुनवाई हो सकती है। आगे आपको बताना है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों से संबंधित
अधिकार देता है 51 का क, ठीक है ना। आगे आपको बताना है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस चीज से? नगर पालिका से। नगर पालिका से 73वां पंचायती राज व्यवस्था और 74वां नगर पालिका से। दोनों का साल बता दीजिएगा 1993, ठीक है ना। 1992 अधिनियम, 1993 पारित, ठीक है ना। आगे आपको बताना है अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस सूची के में परिवर्तन करके हो सकता है? हाँ, अलग राज्य का गठन अगर करना है तो आपको किस सूची में संशोधन करना पड़ेगा? किस अनुसूची में? किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में, ठीक है ना। पहली अनुसूची में आपको संशोधन करना पड़ेगा। आगे आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? 10वां, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान का धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रबंधित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? 14 दिन। धन विधेयक 14 दिन, धन विधेयक 14 दिन, ठीक है ना। आगे आपको बताना है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 16 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं, ठीक है ना। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं बिहार में। यही 4 है। आगे आपको बताना है प्रथम लोकसभा का स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर जी। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। आगे आपको बताना मंगलयान जो है 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश का जगह है, ठीक है ना। और बात करें मंगलयान को कब प्रक्षेपित किया गया था? 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को किया गया था। आगे आपको बताना साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? बैडमिंटन। साइना नेहवाल बैडमिंटन, साइना नेहवाल बैडमिंटन। लॉन टेनिस से भारतीय कौन खिलाड़ी जुड़ी है? सानिया मिर्जा जुड़ी है, ठीक है ना। आगे आपको बताना मोनिका बत्रा जी का किस खेल से संबंध है? टेबल टेनिस से, ठीक है ना। मोनिका बत्रा क्या चीज खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना। पीवी सिंधु क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। साइना नेहवाल क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना है कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड में, बिल्कुल सही है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड में। आगे आपको बताना है बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या 38 है। एक 39वां प्रस्तावित है जो अभी तक पारित नहीं हुई है। आगे आपको बताना बाढ़ जिला है, ठीक है। सिमरिया के आसपास बाढ़ जिला। आगे आपको बताना है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा साझा करती है, बताइएगा तो। और डूरंड रेखा किस देश के बीच सीमा साझा करती है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच। हाँ, वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान। आगे आपको बताना है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का मूवमेंट है? आंध्र प्रदेश का, बिल्कुल सही है। आगे बताना है गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? गोरा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलिए आगे चलते, ठीक है ना। ये गोरा लिखा हुआ है, गोरा पुस्तक एक बार सर्च कीजिए। तो आगे आपको बताना है फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा। फिजी की राजधानी सुवा। आगे आपको बताना है द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? R.K. नारायण। द गाइड R.K. नारायण जी। द गाइड के लेखक कौन है? R.K. नारायण। और द गाइड क्या हुआ? गोरा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना द गोरा, हाँ, गोरा पुस्तक के लेखक R.N. टैगोर ही हो जाएंगे। चलिए आगे आपको बताना हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, ठीक है ना। और किस राज्य में है? उड़ीसा में है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? धान की खेती, धान, ठीक है ना। भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती होती है? धान की खेती। और आगे आपको बताना है धान का खेती करने वाला सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। आगे आपको बताना है दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार इराक की मुद्रा है, इराक की मुद्रा है। आगे आपको बताना है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा
का वन किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो किस वन के रूप में जाना जाता है? सुंदरबन के रूप में जाना जाता है। बताइएगा तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? हाँ, सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी का विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? सबसे बड़ी क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा नहीं, सबसे बड़ी जो डेल्टा का निर्माण करती है नदी के द्वारा उसका नाम क्या है? उमानंद, ठीक है ना, उमानंद। और सबसे हाँ क्या है? मांजुली और उमानंद क्या है? सबसे छोटा वही है, डेल्टा डेल्टा ही है ना। सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। अच्छा, द्वीप है, वो द्वीप हो जाते हैं, ठीक है ना। मांजुली सबसे बड़ी और उमानंद सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है ना। जो कौन नदी के द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और असम राज्य में बनाती है। चलिए आगे आपको बताना, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। और द गाइड के लेखक आर के नारायण है। आगे आपको बताना है, कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ सम्मान मतलब दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। आगे आपको बताना, पंचतंत्र के लेखक कौन? विष्णु शर्मा जी है। आगे आपको बताना है, बर्मा जो है ब्रिटिश राज से कब अलग हुआ? 1937 में, ठीक है ना। अधिनियम 1937 का ही था, ठीक है ना। बर्मा बताते हैं 1935 के अधिनियम से 1937 में वो अलग हो गया था, ठीक है ना। और बर्मा पर से अगर पूछेगा कि ब्रिटिश राज का पूरा प्रतिनिधित्व कब खत्म हुआ है, पूरा अधिकार कब खत्म हुआ? 1948 में खत्म हुआ, ठीक है ना। बर्मा जो है ना सो ब्रिटिश भारत से अलग हो गया 1937 में, 1935 के अधिनियम से। लेकिन बर्मा को जो है तब तक शासन कर ही रहा था कौन? ब्रिटिश। लेकिन 1948 में जाकर के शासन को समाप्त करता है, ठीक है ना। हाँ, 1947 भारत और 1948 बर्मा, यानी कि म्यांमार की बात कर रहे हैं। आगे आपको बताना है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1916 में हुई है। पटना उच्च न्यायालय 1916 में हुई है। आगे आपको बताना है, पीएमसीएच का निर्माण कब हुआ है? 1925 में हुआ, 1925 में हुआ। और आगे आपको बताना, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1917 में हुई। देखिए 16, पहले बिहार राज्य की स्थापना 1912, बिहार राज्य 1912। 4 साल बाद अपना हाईकोर्ट 1916। उसके बाद 1 साल बाद अपना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917। उसके बाद फिर जो है सो आपको 25 में जो है पीएमसीएच यानी कि अपना मेडिकल हॉस्पिटल भी हो जाता है। चलिए आगे आपको बताना है इसी कड़ी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एनी बेसेंट जी थे, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट जी थे। आगे आपको बताना है, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुई है? नेपाल और भारत के बीच 1950 में हुआ है। स्वतंत्रता के बाद जो है ना भारत और नेपाल के बीच जो है काठमांडू में एक MOU पे हस्ताक्षर हुआ है, जो शांति समझौता था, ठीक है ना। कि अब हम लोग भाई भाई बनते रहेंगे। बेटी रोटी का रिश्ता, हाँ, बेटी रोटी का रिश्ता भी नाम दिया गया था, ठीक है ना। वो 1950 में साइन हुआ है, ठीक है ना, MOU में। आगे आपको बताना है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे आपको बताना, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो क्या इंगित करता है? आंधी तूफान का इंगित करता है, तेज झंझावट को इंगित करता है। आगे आपको बताना है, पोलियो का कारण क्या है? वायरस या बैक्टीरिया? वायरस है, ठीक है ना। पोलियो किसके कारण होती है? तो वायरस के कारण होती है। बताइएगा तो पोलियो वायरस की खोज कब की गई थी? पोलियो वायरस की खोज कब की गई थी? 1908 में किया गया था, 1908 में किया गया था, ठीक है ना। पोलियो वायरस के, हाँ क्या बोले? नहीं, जॉन साल्व तो उसका टीका बनाया, ठीक है। जॉन साल्व उनका, एडविन साल्विन और जॉन साल्व जो है उसका एडविन जॉन साल्व क्या बनाए थे? 1956 में बनाए थे। क्या चीज? तो ओरल ड्रॉप बनाए थे, ठीक है ना। नहीं, ओरल ड्रॉप नहीं, वो इंजेक्शन बनाए थे, ठीक है ना। शायद नजल इंजेक्शन था, नजल स्प्रे टाइप का इंजेक्शन था। और ये ओरल जो अभी हम लोग ड्रॉप पीते हैं, ये किनके निर्माण में किया गया था? एडवर्ड साविन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगे आपको बताना है, एलिसा जांच किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? एड्स के लिए। वेस्टर्न बोल्ट एड्स के लिए। वेस्टर्न बोल्ट किसके लिए? एड्स के लिए। आगे आपको बताना होगा,
अंगोरा ऊन जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से, खरगोश से, ठीक है ना। अंगोरा ऊन किससे? हाँ, कस्कूटा जो है वो भेड़ से, कस्कूटा पश्मीना, पश्मीना। आगे आपको बताना है गाजर किसका सर्वोत्तम किस विटामिन का घटक है? विटामिन ए का। आंवला सी का, आंवला सी का। खट्टा फल जितना भी रहेगा सब सी का, ठीक है ना। आगे आपको बताना है केला किस विटामिन का? बी का, विटामिन बी का, ठीक है ना। बी कम्प्लेक्स उसमें मिलता है। आगे आपको बताना है एक लोहे के गेंद पर पारद या मरकरी से भरी बाल्टी गिराई जाती है तब क्या होगा? लोहा का गेंद ऊपर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। लोहा का गेंद जो है सो पारद पर तैरने लगेगी। क्यों तैरने लगेगी? क्योंकि लोहा से ज्यादा जो है किसका ये होता है, पारद का। आगे आपको बताना है ऑडियोबल ध्वनि जो है श्रव्य ध्वनि की सीमा कितनी से कितनी तक होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज जो होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज जो होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को क्या कहते हैं? अपश्रव्य कहते हैं, अपश्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। और 20,000 से ऊपर की ध्वनि को क्या कहते हैं? प्राश्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। दोनों हम सुनने में सक्षम नहीं है, 20 से नीचे भी नहीं, 20,000 से ऊपर भी नहीं, यानी अपश्रव्य और प्राश्रव्य दोनों नहीं सुनने में सक्षम है। तो कौन सा ध्वनि सुनने में? श्रव्य ध्वनि सुनने में सक्षम है जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगी। आगे आपको बताना है सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। आगे आपको बताना है कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही ब्लड ग्रुप? ओ नेगेटिव। सबसे ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल एडाप्टर होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है कि सर्वदाता कौन सा होता है? डोनर को ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है ना। ओ नेगेटिव वो यूनिवर्सल डोनर होता है और यूनिवर्सल एडाप्टर कौन होता है? ए बी होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर की परत को किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर ना, स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर। आगे आपको बताना कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी। उसके बाद के ई डी ए जितना होता है वो किस में वर्षा में घुलनशील होता है। आगे आपको बताना है दही का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण। आगे आपको बताना है डेसिबल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल का मापन किसमें? ध्वनि की तीव्रता को। आगे आपको बताना है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना है? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। आगे आपको बताना है 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई गैस रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC बोलते हैं ना, MIC। बताइएगा तो MIC का जो रिसाव हुआ था ये किस कंपनी के लापरवाही के कारण हुआ था? यूनियन कार्बाइड, ठीक है। यूनियन कार्बाइड कंपनी थे, ठीक है। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जो क्या चीज बनाती थी? उर्वरक बनाती थी, ठीक है ना। उर्वरक क्या हुआ? MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या? आगे आपको बताना मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC करके याद रखिएगा। आगे आपको बताना पागलपंथी का जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पागलपंथ का करम शाह के द्वारा, करम शाह के द्वारा, ठीक है ना। पागलपंथ का जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? करम शाह के द्वारा। आगे आपको बताना है फैराजी कौन थे? फैराजी कौन थे? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है ना। फॉलोअर थे हाजी शरीयतुल्लाह के। फैराजी जो है ना हाजी शरीयतुल्लाह के फॉलोअर थे, अनुयायी थे। आगे आपको बताना है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह जो है ना सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था। आगे आपको बताना है भारत में मीडिया का नियंत्रण करने के लिए एक्ट को कब कब पारित किया गया है? मीडिया को नियंत्रित करने के लिए देखिए सबसे पहले ये 1835 से चालू होता है, ठीक है ना। 1835, 1867, 1878, 1908, ठीक है ना। 1835, 1867, 1878, 1908। क्या हुआ? 1835, 1867, 1878, 1908 भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए। आगे आपको बताना न्यू लैंड फॉर द ओल्ड के लेखक के श्रृंखला के में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर आने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इनके लेखक कौन है? यानी न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक कौन है?
अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसके द्वारा लिखा गया था? अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, पंक्ति के लेखक कौन है? बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया था। अजीमाबादी लिखा था, बोले क्या हुआ? अजीमाबादी लिखे थे, वही तो बोल रहे हैं ये, जो लिखे थे बिस्मिल अजीमाबादी और बोले राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल अजीमाबादी। हाँ, बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी का बिस्मिल लिखा गया था। और राम देखिए, बिस्मिल अजीमाबादी इज अनदर पर्सन और राम प्रसाद बिस्मिल इज अनदर पर्सन, दोनों दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना। दोनों में बिस्मिल आता है। आगे आपको बताना, अजीमाबादी लिखे थे और राम प्रसाद बिस्मिल इसका प्रोनाउंसिएशन किए थे, बोले थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले कौन उठाए थे? हजरत मोहानी के द्वारा। हजरत मोहानी के द्वारा 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसके द्वारा उठाया गया था? हजरत मोहानी के द्वारा। आगे आपको बताना, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई? 1925 में, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था? आरगे हेडगेवार के द्वारा किया गया था ना। आगे आपको बताना है, देखिए हेडगेवार के द्वारा किस चीज की स्थापना की गई थी? आरएसएस की, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, ठीक है ना। और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये एम.एन. रॉय को दिया जाता है, एम.एन. रॉय जी को दिया जाता है। और दोनों 1925 में ही स्थापना हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसके बाद आरएसएस, दोनों का स्थापना कब हुआ है? 1925 में ही हुआ है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, स्वामी सहजानंद ने भूमि और जल मार्ग का राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया? 1930 में। 1936 में जो है ना, वो लखनऊ में जो हुआ था। हाँ, ठीक है, 1936 ही होगा, 1930 गलत लिखा हुआ है, 1936 ही होगा, क्योंकि हाँ, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का जो पहला अधिवेशन भी होता है कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। 1936 में इसकी स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। आगे आपको बताना है, बघेरा का विद्रोह कब हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ोदरा, गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। और तीनों का डेट बताइएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 को दूसरा होता है। और तीसरा कब होता है? 17 नवंबर 1932 को। 12, 7, 17 नवंबर, सितंबर, नवंबर, 12, 7, 17 नवंबर, सितंबर, नवंबर, ऐसे करके याद रखिएगा। और 30 से चालू होता है, 32 तक खत्म हो जाता है, 30, 31, 32। चलिए आगे आपको बताना है, बताइएगा तो, किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसी छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? देखिए, एक लेख लिखते थे, ठीक है ना, उसके नीचे कभी लिख देते थे दुखी, कभी लिख देते थे दुखी आत्मा, कभी लिख देते थे दुखी नाम, ऐसे छद्म नामों से अपना लेख लिखते थे और चंपारण के किसान का दुर्दशा पर प्रकाश डालते थे। ये कौन लिखते थे? ऐसा लेख कौन लिखते थे? पीर मोहम्मद मुनीस, ठीक है ना। लिख लीजिएगा इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। तो किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से लिखकर चंपारण के किसान दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ऐसा लेख लिखते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बताना है, किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से लेख लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस जी के द्वारा लिखा जाता था लेख। आगे आपको बताना है, और छद्म नाम के साथ बताइएगा तो, जब सुभाष चंद्र बोस कोलकाता गए थे, तो वो किस छद्म नाम से कोलकाता गए थे? काबुल जा रहे थे ना। हाँ, तो काबुल, तो कोलकाता में जो रुके थे वो किस छद्म नाम से रुके थे? जियाउद्दीन के नाम से, मोहम्मद जियाउद्दीन या फिर ऐसे
हाँ सुभाष चंद्र बोस। जियाउद्दीन वर्दी। जियाउद्दीन के नाम से ही रुके थे, ठीक है, छद्म नाम से जियाउद्दीन, यानी कि अपना छुपा हुआ नाम बदल करके गए थे। आगे आपको बताना है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पुष्पकली से, पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों पर वार्षिक और औसत वृद्धि पर नकारात्मक हो गई थी? 2002-3 में, 2002-3 में, ठीक है ना। कृषि जो है, कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर जो है ना स्थिर मूल्यों पर जो है नकारात्मक हो गई थी, 2002-3 में हो गई थी। आगे आपको बताना है ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? ऑन्कोजीन कैंसर के रोग से, ठीक है ना। ऑन्कोजीन जो है ना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कैंसर रोग का जो अध्ययन करते हैं वो ऑन्कोजीन के अंतर्गत ही करते हैं। आगे आपको बताना है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? हो सकता है ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा। चलिए आगे आपको बताना है डीएनए को किसके अंतः पाया जाता है? सॉरी, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था, यानी कि सिंथेसाइज कौन किए थे? तो आर्थर कॉर्नबर्ग किए थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग किया गया था? नागासाकी में वो तो नाम था, इसका प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था 1935। बताइएगा तो विश्व में सबसे पहली परमाणु त्रासदी कब घटती है? कब घटती है? 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पे? हिरोशिमा में, ठीक है ना। सबसे पहली जो विश्व की सबसे पहली जो परमाणु त्रासदी होती है वो 6 अगस्त 1945 को कहाँ पे? हिरोशिमा में होती है। और 9 अगस्त 1945 को कहाँ पे? नागासाकी में होती है। और दोनों कहाँ का शहर है? जापान का। आगे आपको बताना है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम ऐसा किसने बताया? कॉपरनिकस के द्वारा। आगे आपको बताना है कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन। सभी कार्बनिक यौगिक में तो मुख्य रूप से मिलेगा ही कार्बन। आगे आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में कुल परिमाप कितना होता है? ब्लड कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य? 5 से 6 लीटर। बिल्कुल सही है, 5 से 6 लीटर, ठीक है ना। बताइएगा तो 5 से 6 लीटर से नीचे जब ये आ जाएगा तो इसको किस नाम से जानेंगे? एस्कीमिया। एनीमिया नहीं, एनीमिया तब होता है जब रक्त तो सही मात्रा में होता है, उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है तो एनीमिया होती है। अगर रक्त घट जाएगा तो इसको एस्कीमिया बोलेंगे। 5 से 6 लीटर से नीचे आएगा एस्कीमिया हो जाएगा। आगे आपको बताना है यकृत एवं मांसपेशियों, क्या हुआ? अधिकतम मतलब दान कितना लीटर कर सकता है? अधिकतम मतलब कोई पुरुष कितना दान कर सकता है एक बार में? दान कर सकता है 2 यूनिट तक, उसके स्वास्थ्य पे निर्भर करता है, ठीक है ना। ऐसा कोई लिमिट सेट अभी तक नहीं किया गया है कि कोई कितना, हाँ, लेकिन 2 यूनिट तक कर सकता है, उसके वो स्वास्थ्य पे निर्भर करता है। चलिए आगे आपको बताना है, बताइएगा तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है, ठीक है ना, ग्लाइकोजेन के रूप में होती है। आगे आपको बताना है जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। जीवाणु की खोज किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? विविधता का कारण क्या है? सहभागिता, ठीक है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? सहभागिता। और अब कभी अगर ऐसा इसमें ऑप्शन देना कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, तो उसमें आंसर क्या दीजिएगा? लैंगिक जनन। अलैंगिक नहीं, लैंगिक जनन, ठीक है। जीवों में जो अत्यधिक विविधता का कारण क्या हो जाता है? तो सहभागिता अथवा लैंगिक जनन। आगे आपको बताना है कीट संवर्धन क्या होता है? हाँ, मतलब कीट संवर्धन क्या होता है? तो वही संवर्धन का मतलब ही समझ रहे हैं कि उसका बढ़ाने का कार्य होता है, ठीक है ना। संवर्धन मतलब लालन पालन कर सकते हैं। तो कीटों में वृद्धि करने का विज्ञान है। आगे आपको बताना है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रयोजन करने में सक्षम होता है क्या कहलाता है? सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रयोजन करने में सक्षम होता है क्या कहलाता है? सबसे छोटा क्या चीज? माइकोप्लाज्म। याद रखिएगा, माइकोप्लाज्म, ठीक है ना। क्या ठीक है ना, माइकोप्लाज्म याद रखिएगा। बताइएगा तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की शुक्राणु कोशिका, टेस्टिस की टिश्यू में शुक्राणु। हाँ, ठीक है।
शुक्राणु की कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम सेल होती है। ओवम सेल होती है, अंडाणु की कोशिका होती है, ठीक है ना। और बताइएगा और जंतु में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो ये माइकोप्लाज्म की कोशिका होती है, ठीक है ना। माइकोप्लाज्म की कोशिका होती है। हालांकि सबसे छोटी कोशिका जो होती है पूर्ण रूप से वो होती है बैक्टीरिया की सेल, ठीक है ना, जीवाणु की कोशिका। लेकिन कभी कभी जीवाणु की कोशिका से भी छोटी माइकोप्लाज्म की कोशिका जो होती है वो जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है 0.1 mm का। कितना? 0.1 mm का। माइकोप्लाज्म की कोशिका उससे भी छोटी। तो माइकोप्लाज्म की कोशिका सबसे छोटी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका, शुतुरमुर्ग का नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। कितनी लंबी तक हो सकती है? एक कोशिका 1 मीटर तक, 1 मीटर तक, ठीक है ना। और याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र के बारे में, तंत्रिका तंत्र ही एकमात्र ऐसी कोशिका है जो जन्म के बाद कभी विभाजन नहीं होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सी पुरस्कार दी जाती है? अर्जुन पुरस्कार, ठीक है ना। ये ऑप्शन पे डिपेंड करती है। बहुत सारी उत्कृष्टता के लिए बहुत सारी पुरस्कार दी जाती है। करंट अफेयर का पूछिए। चलिए 10 आप जो है सो 10 इंडेक्स याद करते हैं और 10 का 10 अभी याद करके ही जाएंगे। 10 ही इंडेक्स याद करेंगे लेकिन पूरा पूरा याद करेंगे। बताइएगा तो विश्व पेंशन सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान कैमा रहा है? 47 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 की बात कर रहे हैं। विश्व पेंशन वैश्विक पेंशन सूचकांक में जो भारत का 45 होगा, 47 गलत बोल दिए थे। 47 टोटल देश ही शामिल हुआ है, ठीक है ना। जिसमें नीदरलैंड पहला स्थान लाया है और इसमें जो भारत का स्थान है वो कैमा है? 47 है। 45 और 2022 में इसका स्थान क्या था? 41 रैंक था, ठीक है ना। 41 से खिसक करके 45 में चला गया और 47 देश को इसमें शामिल ही किया गया। आगे आपको बताना है वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? 111 और शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? बेलारूस। शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? बेलारूस रहा है। बताइएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? 40वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां रहा है। आगे आपको बताना ऊर्जा संक्रमण में क्या स्थान रहा है? 67वां। ऊर्जा संक्रमण 67वां स्थान रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम फिर से याद करवाएंगे। एक बार सिर्फ ध्यान से भी सुनते जाइए, याद नहीं करना है, याद हम करवाएंगे। ऊर्जा संक्रमण में क्या स्थान रहा है? 67वां स्थान रहा है और इसमें स्वीडन देश प्रथम स्थान लाया है। आगे आपको बताना है विश्व शांति में क्या स्थान लाया है? 126, ठीक है ना। विश्व शांति और खुशहाली दोनों में 126 याद रखिएगा। आगे आपको बताना है विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा है? निवेश में 7वां स्थान रहा है। निवेश में 7वां स्थान रहा है। आगे आपको बताना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में भारत का स्थान 80वां रहा और इसमें जापान को पिछा करके कौन सा देश अब आ गया है? सिंगापुर आ गया। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। बहुत अच्छा है। आगे आपको बताना है जेंडर गैप इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 और पहला स्थान हमेशा की तरह आइसलैंड बनाए हुए है, आइसलैंड, ठीक है ना। और ये क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रहा है। आगे आपको बताना है सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा है? 112। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 112। आगे आपको बताना है विपो के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42, ठीक है ना। इसको याद नहीं करना, याद हम अभी करवा रहे हैं। आगे आपको बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां। बहुत ही शर्मनाक स्कोर 161वां। और पहला रैंक पे कौन रहा है? नॉर्वे देश रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 22 का 150 था,
22 का 150 था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां रहा है और इसमें पहला स्थान कौन आया है, सिंगापुर आया है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का स्थान क्या रहा है, 131वां। आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का स्थान 131वां। आगे आपको बताना है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 126। अभी बताए थे शांति और खुशहाली दोनों में 126 और ग्लोबल जेंडर गैप में 127। तीन तो याद रहेगा ही, शांति और खुशहाली और जेंडर गैप, ये तीनों 126 शांति और खुशहाली में और 127 जेंडर गैप में। आगे आपको बताना है कौन रहा है नंबर 1 पे चार्ट रहा है और भारत का स्थान 8वां रहा है। बताइएगा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है, 13वां। और इसमें जो पहला स्थान है वो कौन है, अफगानिस्तान का है। आगे बताइएगा ग्लोबल फायरवॉल इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है, 4था स्थान है और अमेरिका का स्थान पहला स्थान है, ठीक है ना। बस क्या हुआ, फायरवॉल का मतलब जब आग लगता है ना उससे प्रोटेक्ट करने की क्षमता आपका क्या है, ठीक है ना, ये सब कुछ होता होगा। आगे आपको चलिए जितना अभी इंडेक्स पढ़े हैं इसको याद करते हैं, ठीक है ना। अभी के अभी सब फोन हटा दीजिए, आराम से सिर्फ सुनिए, ठीक है ना, एकदम आराम से 4-5 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। बताइएगा तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान 45वां। सम्मिलित देशों की संख्या 47वां। पहला स्थान पे नीदरलैंड। आगे आपको बताना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111। इससे पहले क्या था, 107, ठीक है ना। आगे आपको बताना है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां। नवाचार 40वां। अभी 3 ही बताए, 3 तो आपको याद हो ही गया, ठीक है ना। सबसे पहला बताया कौन सा, पेंशन इंडेक्स में 45, पेंशन इंडेक्स में 45, हंगर इंडेक्स में 111 और नवाचार में 40। 3 याद हो गया, सोचना ही नहीं इस 3 के लिए। आगे आपको बताना है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 67वां। ऊर्जा संक्रमण में भारत का स्थान 67वां और पहला स्थान पे स्वीडन। आगे आपको बताना वैश्विक शांति सुरक्षा में, शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126। ये हम क्यों याद करें, ये तो पहले से ही याद है। शांति सूचकांक में 126। आगे आपको बताना है विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान 7वां। निवेश रिपोर्ट में 7वां। हेनले पासपोर्ट में 80। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पहले से याद है 127। ग्लोबल जेंडर गैप पहले से याद है 127। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान, ये बताए ही नहीं थे आपको, 40वां स्थान है, ठीक है ना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां और इसमें हाँ नवाचार और प्रतिस्पर्धा दोनों में 40, नवाचार और प्रतिस्पर्धा में 40। आगे आपको बताना सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कैमा है, 112। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 112। देखिए ये याद करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार हमको आप बता दीजिएगा वैश्विक पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 45वां। देशों की संख्या टोटल शामिल 47। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताइएगा 111। हंगर इंडेक्स में 111। नवाचार में बताइएगा 40। नवाचार में 40। ऊर्जा संक्रमण में 67। शांति में बताइएगा 126। शांति में 126। निवेश में बताइएगा 7। निवेश में क्या स्थान, 7वां स्थान। हेनले पासपोर्ट में बता दीजिएगा 80वां स्थान। हेनले पासपोर्ट 80वां स्थान। आगे आपको बताइएगा अमृता जी बताइएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127। बिल्कुल सही है, 127। आगे आप बताइएगा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 40। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 40, ठीक है ना। और नवाचार में बताइएगा 40। नवाचार में 40, प्रतिस्पर्धा में 40। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 112। सतत विकास रिपोर्ट 112 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। आगे आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42। सीधा 42, हाँ सीधा 42। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42।
आगे आपको बताना है प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान 161वां। प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान 161वां। आगे बताना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38। बिल्कुल सही है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 100 सीधा 38, ठीक है ना। आगे आपको बताना है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे है, भारत केमा स्थान पे आता है 131। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 131। बहुत बुरा रिपोर्ट, बहुत बुरा हाल है, ठीक है ना। और इसमें पहला स्थान पे कौन आ जाता है, सिंगापुर, ठीक है ना, सिंगापुर आ जाता है। आगे आपको बताना है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 126, ठीक है ना। एयर क्वालिटी में 8वां, बिल्कुल सही है, एयर क्वालिटी में 8वां। पहला देश चार्ड, पहला इंडेक्स पे रहा चार्ड। आगे आपको बताना है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान पहला स्थान पे रहा है, भारत का स्थान 13वां, ठीक है ना। बस इतना ही को फिर से एक बार याद कर लेते हैं, आप लोग को याद हो ही गया वैसे, बताइएगा तो। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान 45वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111। नवाचार सूचकांक में, प्रतिस्पर्धा में, जेंडर गैप में 127, जेंडर गैप में 127। हेनले पासपोर्ट, निवेश रिपोर्ट में 80, सॉरी 7, हाँ ऐसा ये होता है। निवेश रिपोर्ट में 7वां। अमेरिका पहला स्थान पे। शांति में